इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं CRUD ऑपरेशन इन स्प्रिंग बूट 3.x। तो जो स्प्रिंग बूट है उसमें CRUD ऑपरेशन कैसे करते हैं प्रैक्टिकली हम सीखेंगे, देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। बिल्कुल मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं एम्प्लॉई को मैनेज करने के लिए। उस एम्प्लॉई मैनेजमेंट वाले एप्लीकेशन में आपको कुछ APIs बनाने हैं, राइट। होता है ना रेस्ट API, एम्प्लॉई सेव करने के लिए, एम्प्लॉई गेट करने के लिए, मतलब डिटेल्स गेट करने के लिए एम्प्लॉई का, या एम्प्लॉई के रिकॉर्ड को मॉडिफाई अपडेट करने के लिए, उनको डिलीट करने के लिए। तो एक यही एग्जांपल माइंड में सेट करके चलते हैं कि मान लो किसी एम्प्लॉई का डेटा, आपको नया एम्प्लॉई का डेटा इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, या उसको डेटा गेट करना है, फेच करना है, निकालना है, ताकि आपके एप्लीकेशन में फर्दर कुछ प्रोसेसिंग आउटपुट दिखाया जा सके, राइट। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक इसमें एंटिटी हमारा क्या है, एम्प्लॉई है। अगर आप ध्यान से समझे तो एंटिटी का मतलब क्या होता है, एक एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक क्या, रिकॉर्ड, जो रियल रिकॉर्ड है उसको। तो एन एंटिटी रिप्रेजेंट्स द रियल थिंग, राइट। तो जो हमारा इसमें एंटिटी हुआ वो एम्प्लॉई हुआ। तो हम एक एंटिटी बनाएंगे जो एम्प्लॉई एंटिटी होगा, कोड में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे सब देखेंगे। अभी आराम से ये एग्जांपल समझिए कि आपको CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना है एम्प्लॉई के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट APIs टू क्रिएट अ न्यू एम्प्लॉय बनाएंगे। ओके, गेट द एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय के डिटेल जो होगा उसको निकालेंगे। ओके, फिर हम उसको अपडेट करेंगे, अपडेट द एम्प्लॉय एंड देन डिलीट द एम्प्लॉय। ऐसा करेंगे। ये CRUD ऑपरेशन, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करवाने वाले हैं, राइट। तो आखिर ये CRUD ऑपरेशन होता क्या है, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये CRUD ऑपरेशन आखिर होता क्या है। देखिए, CRUD का मतलब होता है क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, CRUD, जस्ट दैट। तो ये 4 ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि परसिस्टेंट स्टोरेज के लिए दिए गए होते हैं, परसिस्टेंट डेटा के लिए। परसिस्टेंट स्टोरेज मतलब कि आप समझ रहे हैं, वैसा स्टोर जहाँ पर आपका डेटा परसिस्ट हो। मतलब परसिस्ट का मतलब डेटा मैनेज हो लंबे समय के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो ये मतलब होता है परसिस्टेंट, इसका मतलब। तो वो परसिस्टेंट स्टोरेज को जब आप मैनेज करेंगे, उसमें जब आप परसिस्टेंस लॉजिक्स ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे, तो वही फंक्शन का नाम है। क्रिएट मतलब नया बनाना, रीड मतलब जो डेटा है उसको सेलेक्ट करना, गेट करना, अपडेट का मतलब जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसमें अपडेट करना, डिलीट मतलब डिलीट कर देना, ये बात है। तो ये जो क्रिएट रीड अपडेट और डिलीट फंक्शंस हैं, ये मैप किए गए होते हैं किससे, कुछ HTTP मेथड से या SQL स्टेटमेंट से। मान लीजिए अगर मैं बात करता हूँ, मैप मतलब ऐसे मिलाया गया है, मतलब कि इसका मतलब ये, ऐसा समझ रहे हो, ये इसका मतलब हुआ। जैसा अगर मैं बोलूँ क्रिएट, तो क्रिएट का मतलब SQL में हो गया इंसर्ट, HTTP मेथड का मतलब हो गया पोस्ट या पुट, जो भी आपको करना है, ठीक है। रेस्टफुल वेब सर्विस मतलब पोस्ट, रेस्ट API जो होता है उसमें पोस्ट। रीड की बात करूँ अगर ऑपरेशन, जो मैं CRUD में बात कर रहा हूँ, रीड नॉर्मल, तो SQL में सेलेक्ट हो गया। HTTP में गेट मेथड यूज करेंगे, गेट डेटा फेच करने के लिए, डिटेल निकालने के लिए होता है, ठीक है। इसमें रेस्ट API में गेट अगेन। अपडेट का मतलब SQL में भी अपडेट, इसमें पुट, पोस्ट, पैच जो भी है, ओके, एंड देन पुट। ओके, एक और होता है क्या बॉस, डिलीट ऑपरेशन, डिलीट। तो SQL डिलीट, HTTP में डिलीट, रेस्टफुल API में डिलीट, ये हो रहा होता है। देखिए, CRUD को ही कर्ड या स्कर्ड भी बोलते हैं। CRUD मतलब कर्ड, स्कर्ड सब एक ही है, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, ठीक है। देन क्रिएट अपडेट रीड डिलीट, जो भी बोलिए। रीड मतलब सेलेक्ट करना, राइट। तो ये क्या हो गया, सेलेक्ट, सेलेक्ट मीन्स रीड, ओके। तो ये बात सेम है। तो कोई CRUD बोल रहा है, कर्ड बोल रहा है, स्कर्ड बोल रहा है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सब एक ही है। फाइन, मान लेते हैं कोई एक एम्प्लॉई है, इस एम्प्लॉई को डेटा रिकॉर्ड सेव करवाना है, राइट। तो क्रिएट का मतलब क्या हुआ, इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड, हम अपने डेटाबेस टेबल में एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे अपने एम्प्लॉई का। रीड का मतलब क्या हुआ कि हम डेटाबेस टेबल में जो हमारा डेटा है उसमें हम रिकॉर्ड गेट करेंगे, राइट। देन अपडेट का मतलब क्या हुआ कि जो रिकॉर्ड ऑलरेडी है, अपडेट आप किसको करेंगे, जो रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर रिकॉर्ड प्रेजेंट ही नहीं है तो अपडेट कैसे होगा, सिंपल सी बात है। तो जैसे अगर आपका कहीं पर अकाउंट बना ही नहीं है तो पासवर्ड चेंज कैसे होगा, वही वाली बात है। तो आपका अकाउंट होना चाहिए, आपके अकाउंट की डिटेल्स पहले इंसर्ट होनी चाहिए, उसके बाद आप अपडेट करेंगे। तो अपडेट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। डिलीट का मतलब डिलीट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड है उसको डिलीट करना। नेक्स्ट, जब आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो बहुत ही आसान है CRUD ऑपरेशन करना स्प्रिंग बूट में। हम एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें कि हम कुछ फॉलोइंग डिपेंडेंसी लगाएंगे, जैसे
स्प्रिंग वेब, ठीक है, क्योंकि रेस्ट एपीआई अगर आपको बनानी है, रेस्ट वगैरह हैंडल करना है चीज़ें, रेस्टफुल वेब सर्विस, तो स्प्रिंग वेब लगता है। स्प्रिंग डेटा जेपीए, स्प्रिंग डेटा जेपीए आपको हेल्प करेगा यही CRUD ऑपरेशन को बहुत आसानी से लिखने में। होता क्या है कि ये CRUD ऑपरेशन आप मैनुअली भी लिख सकते हैं, अगर आपको SQL आता है, अगर आप क्वेरी जानते हैं SQL क्वेरीज, तो आप उसको मैनुअली लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम डाओ लेयर। तो वो डाओ लेयर आप मैनुअली भी बना सकते हैं, पर हम यूज़ कर रहे हैं स्प्रिंग बूट, हम में 2024 में। तो भैया, और वैसे भी जावा डेवलपर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है इन सब चीज़ों से, काफ़ी सारी चीज़ें सीख करके। तो स्प्रिंग बूट आपको क्या कहता है, स्प्रिंग आपको क्या कहता है कि चीज़ें ऑटोमेट करो जितना ज़्यादा हो सके, है ना। तो मतलब एक तरीके से वही वो उसका मेन फोकस है ना भाई, वो क्या कहता है कि भाई चीज़ें ऑटोमेट कर देगा। तो जो मैनुअल तरीका था डाओ लेयर लिखने का, डेटाबेस एक्सेस, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, नॉट डेटाबेस, डाओ मतलब डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि डेटा जो परसिस्टेंस लॉजिक्स लिखना होता है वो कहाँ लिखते हैं, वो परसिस्टेंस लॉजिक्स हम कहाँ लिखते हैं, परसिस्टेंस लॉजिक्स लिखते हैं डाओ लेयर में। डाओ लेयर मतलब डाओ क्लास में, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स वाले क्लास में। ओके, तो जिसको रिपोजिटरी आप बोलते हो वही डाओ है, समझ गए। जो रिपोजिटरी आप बनाते हो स्प्रिंग बूट के ऐप में वही डाओ है। वो रिपोजिटरी बस ऑटोमेटिक हो जाता है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऑटो कन्फिगर हो जाती हैं उस रिपोजिटरी में, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप मैनुअली बनाएंगे तो आपको कनेक्शन का ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा, डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा, उसके बाद आप से ये सब, अगर आप हाइबरनेट यूज कर रहे हैं तो सेशन वगैरह, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। पर अगर आप सोच रहे हैं कि आप ऑटोमेटिक यूज करें, सब चीज़ें ऑटो कन्फिग्रेशन में हो, और अगर स्प्रिंग बूट यूज कर रहे हैं तो ऑटो कन्फिग्रेशन तो होगा ही। तो इसीलिए हम वहाँ पर अगर क्वेरी ना लिखना चाहें तो हम क्या यूज कर सकते हैं, स्प्रिंग डेटा जेपीए, तो काफ़ी आसानी से आपका ये काम हो जाएगा, राइट, CRUD वाला। उसके बाद हम जो भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, जैसे मैं यूज करूँगा MySQL, तो MySQL ड्राइवर भी आपको ऐड करना ही पड़ेगा। दैट्स द होल इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर। नाउ सी बॉस व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, है ना, क्योंकि मुझे स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाना है। तो गो टू स्प्रिंग इनिशियलाइजर, स्टार्ट डॉट हियर, लेट मी जस्ट मेक इट इन दिस वे। मैं मेवन के साथ जाना चाहूँगा, स्प्रिंग 3.3.5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉम डॉट एग्जाम्पल, देखो मैं यहाँ पे जूम करके थोड़ा लिख देता हूँ, ग्रुप मैं लिख देता हूँ स्प्रिंग बूट, ओके स्प्रिंग बूट, चलो ठीक है स्प्रिंग बूट लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख दूँगा CRUD डेमो, या डायरेक्ट लिख दे CRUD, यस चलो CRUD डेमो, है ना, CRUD डेमो। मैं ये नाम लिख दे रहा हूँ, आर्टिफैक्ट नेम ये हो जाएगा हमारे प्रोजेक्ट का, स्प्रिंग बूट CRUD ऑपरेशन डेमो। ओके, ये चलो यहाँ पे ना मैं ग्रुप का नाम स्प्रिंग बूट नहीं रखता हूँ, com डॉट एग्जाम्पल कर देता हूँ, com डॉट एग्जाम्पल डॉट पैकेज का नाम मैं ऐप कर दे रहा हूँ। ओके, और बेशक आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। ओके, तो CRUD डेमो करिए, ऐप डेमो करिए, व्हाटएवर जो भी आपको लगे, तो ठीक है। com डॉट एग्जाम्पल डॉट ऐप में कर दे रहा हूँ। ये हमारा क्या है, डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट CRUD ऑपरेशन, ऐसे लिख दे रहा हूँ। मैं जावा 21 यूज करूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐड डिपेंडेंसीज में आइए, यहाँ पे सबसे पहले हमें स्प्रिंग वेब यूज कर लेना है। ऐड डिपेंडेंसीज, हमें स्प्रिंग डेटा जेपीए, अगर आप स्प्रिंग डेटा जेपीए यूज नहीं करते तो मैनुअली क्वेरी वगैरह लिखना पड़ेगा, स्प्रिंग JDBC वगैरह लगाना पड़ेगा, राइट। तो स्प्रिंग डेटा जेपीए मैं यूज करना चाहूँगा, मैं अभी क्वेरी नहीं लिखूँगा, ठीक है, क्योंकि आपको यही सिखाना है स्प्रिंग डेटा जेपीए से कैसे आप CRUD बनाएंगे, ठीक है, स्प्रिंग बूट में। देन यहाँ पर हम एक जो भी अपना जार होगा, कनेक्टर, कनेक्टर, अरे JDBC ड्राइवर, तो अगर MySQL है तो MySQL ड्राइवर, अगर मैं ओरेकल यूज कर रहा हूँ तो ओरेकल ड्राइवर, अगर मैं PostgreSQL यूज कर रहा हूँ तो PostgreSQL ड्राइवर, पर मैं क्या यूज़ करूँगा, MySQL, और मेरे पास इसका वर्कबेंच इंस्टॉल है मेरे PC में, है ना, तो मैं उसको भी यूज़ कर लूँगा जब हम डेटाबेस में कुछ काम करेंगे। तो खैर अभी मैं इतना ऐड करके जनरेट कर दूँगा, और इसको ना मैं एक्चुअली यहाँ एक नए यहाँ फोल्डर में रखूँगा, ठीक है, स्प्रिंग बूट
क्रड डैश डेमो, इस फ़ोल्डर में मैंने इसको सेव कर लिया। ओके, ना जैसे ये डाउनलोड हुआ, अब मैं क्या करूँगा, मैं ये फ़ोल्डर डायरेक्ट ओपन करता हूँ यहीं से डाउनलोड से, और देखिए ये ऐप डॉट ज़िप है। मैं राइट क्लिक करके इसको क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट ऑल कर दूँगा। ओके, एक्सट्रैक्ट कर लूँगा इस ऐप को एंड देन क्लोज दिस। ये जिप हमें अब नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर लीजिए। इसको ओपन करिए। इस ऐप के अंदर देखिए बहुत सारे आपके ये फाइल्स हैं। इसको मैं कट कर लेता हूँ और एक काम करते हैं, यहाँ डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं एक ही फ़ोल्डर में, ताकि थोड़ा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर अच्छा लगे, बस और कुछ नहीं है एंड नथिंग एल्स। ठीक है, तो 1 सेकेंड बॉस, हियर जस्ट डिलीट दिस, ये एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं है। ओके, नाउ अगर अब यहाँ पे ऐप में जाएँ, ऐप में देखिए ये वाला हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड, मतलब एक प्रोजेक्ट हमारा स्प्रिंग बूट का पेरेंट प्रोजेक्ट डाउनलोड हो चुका है। इसको मैं इंटेलिज आईडी या अपने प्रीफर्ड जो भी आपके पास आईडी हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, उसमें आपको इसको खोल लेना है, राइट। तो मैंने इसको करा इंपोर्ट, अभी मैं करूँगा लाइक ओके, ओपन प्रोजेक्ट, डायरेक्ट गो टू हमारा डेस्कटॉप पे है। सो डेस्कटॉप स्प्रिंग बूट है कहीं पे, देखिए स्प्रिंग बूट क्रड डेमो, देन यहाँ पे ऐप है जहाँ पे हमारा pom.xml है, यस इसी में है। तो इस फोल्डर को ओके कर लेंगे और ट्रस्ट प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करके अपना इंटेलिज आइडिया में इस प्रोजेक्ट को ओपन कर देता हूँ एंड ये लोड हो जाएगा आराम से। इसको लोड होने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और तब तक इसको मिनिमाइज करिए, इसको क्लोज करिए। ये लोड हो रहा है, देखिए अब ये सब कुछ लोड हो रहा है, आराम से इसको लोड होने देते हैं। ये pom.xml अगर आप खोलेंगे तो आपको दिख रहा होगा, everything it is getting loaded, so just hold on for few seconds। तब तक मैं एक काम करता हूँ, इसके सेटिंग्स में जा करके ना मैं थीम ना लाइट वर्सन चूज कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए या दिक्कत हो। ठीक है, तो अब ये लाइट वर्सन हो गया एंड ये अब आई थिंक आपको अच्छा दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्योंकि पढ़ते वक्त आपको तो यही चाहिए, काम करते वक्त आप मैं भी प्रेफर करता हूँ डार्क ही। सो अभी देखिए सारा कुछ डाउनलोड हो गया, कॉन्फ़िगर हो गया हमारा प्रोजेक्ट। जब आप एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में जाएंगे तो देखिए आपके यहाँ पे ना सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, ORG स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब जो भी इसमें लगना था सब कुछ स्प्रिंग बूट JDBC ORM जो भी इसका रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो इसमें डल गई हैं, मतलब इसका जार ऐड हो गया है। अब हम इसमें SRC में जाएंगे, मेन में जाएंगे, जावा में जाएंगे। देखिए कॉम ऐप एप्लीकेशन ये हमारा है रनर फाइल या मेन क्लास, राइट, रनर क्लास या मेन क्लास इसी को तो बोलते हैं। तो @ स्प्रिंग बूट आपका 3 एनोटेशन का काम करता है, आपको पता ही है। तो ये @ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जिसमें लगा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट ये अपना पैकेज, तो ये कौन से पैकेज में डायरेक्ट ये देखिए यहाँ पे है ना com.example.app, तो अपना पैकेज तो स्कैन करता ही है, अपना पैकेज तो स्कैन करता ही है, साथ में ये सब पैकेजेस भी स्कैन करता है। तो जो भी पैकेज हम बनाएंगे बॉस इसी पैकेज के अंदर बनाएंगे, ठीक है, ताकि हमें ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ और ये मतलब ऑटोमेटिक ये स्कैन कर ले, हमें मैनुअली स्कैन ना करवाना पड़े। तो ये चीज़ हम ध्यान रखते हैं। तो जैसे हम अपने प्रोजेक्ट में सबसे पहले हम बनाते हैं डेटाबेस के साइड से, राइट। तो मान लो सबसे पहले अभी कुछ नहीं छेड़ेंगे, कुछ भी नहीं छेड़ना है अभी आपको, आराम से डेटाबेस खोलिए। इसमें हम एक पहले टेबल बना लेते हैं, टेबल नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, एक स्कीमा हम रेडी कर लेंगे ताकि हम उस स्कीमा में टेबल खुद ही जनरेट करेगा। ये स्प्रिंग बूट आपका स्प्रिंग डेटा JPA जो है वो आपको HBM 2 DDL ऑटो प्रॉपर्टी वगैरह देता है ना, याद है ना, तो वो सब चीज़ें। सो डू वाट, गो हियर, लेट मी ओपन द वर्क बेंच में मैं लॉगिन कर लेता हूँ एंड यहाँ तो अगर आप देखें तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से मैं एक स्कीमा बना लेता हूँ। इस स्कीमा का नाम मैं रख दे रहा हूँ लेट्स से जस्ट एग्जाम्पल, ओके, या जस्ट ऐसे रख देते हैं एम्प्लॉई MGMT ऐप, है ना, एम्प्लॉई मैनेजमेंट ऐप, ऐसे मैंने इस स्कीमा का नाम रख दिया। फिनिश, लेट्स ओपन स्प्रिंग MGMT ऐप, कहाँ गया,
एम्प्लॉई MGMT ऐप, वेयर इट इज़, हियर इट इज़। इसको खोलिए। अभी देखिए इसमें कोई भी टेबल नहीं है, मैं अभी कोई भी टेबल इसमें नहीं रखूँगा। ओके, सो गुड हियर। अब मैं सोचता हूँ कि मेरे पास एक टेबल है जो कि एम्प्लॉई है। ओके, उसके लिए मुझे एक एंटिटी बनाना पड़ेगा। तो मैं चलूँगा यहाँ से, मैं लिखूँगा पैकेज com.app.entity। ओके, एंटिटी इसमें रहेगा। उसके बाद मैं और भी पैकेज बनाऊँगा। इसमें मैं रिपोजिटरी रखूँगा, रिपो में। इसमें और पैकेजेस बनाऊँगा अभी, क्योंकि और ज़रूरत है ना हमें। एंटिटी रिपो सर्विस। ओके, और उसके बाद एक और रखेंगे कंट्रोलर, एंटिटी रिपो सर्विस न्यू पैकेज कंट्रोलर। आई थिंक इतना काफ़ी होगा, ठीक है। एंटिटी में आएंगे, राइट क्लिक न्यू, एक बनाएंगे जावा क्लास, लिखेंगे हम एम्प्लॉई एंटिटी। ये एम्प्लॉई एंटिटी है। सबसे पहले एंटिटी क्लास जब आप बनाते हो, ठीक है बॉस, जब भी आप एक एंटिटी क्लास बनाते हो तो वन एंटिटी रिप्रेजेंट्स व्हाट। तो एंटिटी क्लास जब आप बनाते हो, हाँ ठीक है, तो हम एक एम्प्लॉई एंटिटी डॉट जावा हमने बनाया एंड डिफाइन सम प्रॉपर्टीज, आईडी, नेम, ईमेल, सैलरी, जो भी आपको चीज़ें हैं वो डिफ़ाइन करेंगे। कुछ एनोटेशंस यूज करेंगे। अभी देखिए उस एनोटेशन को डीपली हम तो यहाँ कवर नहीं करेंगे, क्योंकि वो अलग से पूरा का पूरा एक पार्ट हो जाएगा। ओके, सो हियर वी जस्ट सी कि यहाँ पे हम @एंटिटी एनोटेशन, यहाँ पे हम टेबल एनोटेशन यूज कर लेंगे, ताकि हमारा टेबल का नाम दे दें हम। तो टेबल का नाम हमने दे दिया employee_details। ओके बॉस। अच्छा, ये अगर आपका एक एंटिटी है तो मैं चाहूँगा कि इसको मैं इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल करा दूँ, क्योंकि बेटर होता है। इट इज़ रिकमेंडेड टू इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल इंटरफेस इन एंटिटी और DTO, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे हमने कहा एक प्राइवेट इंटीजर ID ले लेते हैं। ये क्या है हमारा, ये होगा हमारा @ID, ठीक है बॉस, @ID, ठीक है। ये क्या है हमारा, प्राइमरी की रहेगा। ओके, अगर आप इसका कॉलम का नाम चेंज करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, कॉलम, देन आप लिखेंगे नेम इक्वल टू व्हाट बॉस, हमने कहा EID, एम्प्लॉई ID, राइट। यहाँ पे आप इसका जनरेशन, इसकी जो वैल्यू है उसको जनरेट करने के लिए ऑटोमेटिक जनरेट करवाएंगे। तो मैं लिखूँगा जनरेटेड वैल्यू स्ट्रैटेजी, ब्रैकेट में स्ट्रैटेजी एट्रीब्यूट, और जनरेशन टाइप डॉट कर दूंगा ऑटोमेटिक, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू जो है वो जनरेट होगी, राइट। आपको सेट नहीं करना पड़ेगा बार बार। फिर हम लिखेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, है ना बॉस। ये हो गया हमारा @कॉलम, क्या ये कॉलम का नाम क्या रहेगा, हमने कहा ई नेम, एम्प्लॉई का नेम, प्राइवेट, ओके, मैंने कहा स्ट्रिंग ईमेल, फाइन बॉस, हमने कहा @कॉलम, ये हमारा रहेगा एक कॉलम ईमेल, ईमेल, एम्प्लॉई ईमेल। तो हम अगर इसको कॉलम ना भी लिखें तो भी चलेगा, राइट। अगर हम कॉलम लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बस शर्ते कि आपका यही वाला बन जाएगा, मतलब कॉलम का नाम सिर्फ ईमेल रह जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन प्राइवेट, हमने कहा फ्लोट हम लेंगे सैलरी, ठीक है। हम इसमें सैलरी करना चाहते हैं, तो किसका कॉलम नेम हमें चेंज करना है, तो क्या लिखेंगे, कॉलम नेम इक्वल टू सैलरी। ओके, उसके बाद अगर मैं और लिखना चाहूँ प्राइवेट स्ट्रिंग, लेट से मुझे डिपार्टमेंट बताना है तो मैं डिपार्टमेंट लिख देता हूँ। ओके, कॉलम मैं लिख देता हूँ नेम इक्वल टू DPT, डिपार्टमेंट, बस, ठीक है। इसका गेटर एंड सेटर्स बना लीजिए, राइट क्लिक, जनरेट गेटर एंड सेटर्स, ओके, सेव इट, हो गया बॉस। ये गेटर एंड सेटर्स हमने इसका बना लिया। एम्प्लॉई एंटिटी रेडी है। जब एम्प्लॉई एंटिटी आपका रेडी है, फाइन बॉस, अब व्हाट नेक्स्ट बॉस, व्हाट नेक्स्ट, सी योर एंटिटी क्लास में आपने एनोटेशन यूज करा @एंटिटी, क्या करता है, एंटिटी एनोटेशन किसी भी क्लास को एज एंटिटी मार्क करता है, एंटिटी रिप्रेजेंट करता है कि ये एक रिकॉर्ड होने वाला है, ये डेटाबेस में एक रिकॉर्ड होने वाला है, राइट। टेबल, टेबल का मतलब होता है कि जो आपका डेटाबेस में टेबल है या जो टेबल बनेगा नया, जैसे अभी हमारे पास डेटाबेस में जो स्कीमा है एम्प्लॉय मैनेजमेंट ऐप, इसमें कोई भी टेबल नहीं है, राइट। तो इसमें कोई नया टेबल बनेगा, अगर हम पहले ही बना देंगे टेबल
अगर हमने टेबल पहले बना दिया तो @ टेबल में जा कर के वहाँ पे नाम बताना पड़ेगा, यहाँ पे जो टेबल का सही नाम है। अगर नहीं है तो आप जो नाम लिखोगे वो पहली बार जा कर के उसी नाम से बन जाएगा नया टेबल, तो ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट होगा। हम वही अभी देख रहे हैं, राइट। देखिएगा, ओके बॉस। सो हियर हमने क्या देखा, @एंटिटी टेबल आईडी @id से क्या होता है, ये हमारे प्रॉपर्टी को प्राइमरी की बना देता है। तो हम कोई तो प्राइमरी की चाहिए ना टेबल में, तो वो हमने क्या करा, @id से प्राइमरी की बना दिया। @जनरेटेड वैल्यू क्या करता है कि जो भी हमारा प्राइमरी की वैल्यू उसको ऑटोमेटिक जनरेट करने में जनरेटर का कॉन्सेप्ट होता है, जो आपको हाइबरनेट इंटरनली देता है या JPA देता है। तो वो @जनरेटेड से ये चीज़ें होती हैं। ओके, तो ऑटोमेटिक वैल्यू जनरेट होना किसी खास स्ट्रेटजी के अनुसार, कोई खास एल्गोरिथम के अनुसार, तो वो जनरेटर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यूज होता है। मैंने हाइपरनेट की सीरीज़ में अच्छे से कवर किया जनरेटर्स, आप वो देखिए जा करके, राइट। और देखिए नेक्स्ट, हम अब इसके बाद जैसे हमने डेटाबेस मान लेते हैं कि हमने डेटाबेस मतलब हम तो जब भी हम एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो डेवलप करते हैं राइट टू लेफ्ट की ओर। राइट टू लेफ्ट कहने का मतलब पहले हम डेटाबेस डिजाइनिंग करेंगे, फिर डेटाबेस बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो मान लेते हैं टेबल तो हमने ऑटोमेटिक बनने को दिया, फिर हम क्या बनाएंगे, उससे रिलेटेड चीज़ें, टेबल से रिलेटेड। तो हमने क्या बनाया, एंटिटी बनाया। एंटिटी के बाद अब उस एंटिटी में रिकॉर्ड वगैरह, उसकी वैल्यू वगैरह जाना है, एंटिटी गेट करना है, तो उसके लिए हमें CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना था। तो CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, CRUD ऑपरेशन का जो लॉजिक लिखेंगे, CRUD ऑपरेशन मतलब परसिस्टेंस लॉजिक। तो परसिस्टेंस लॉजिक कहाँ लिखते हैं, कौन से लेयर में, डाओ लेयर में बॉस। कौन से लेयर में, डाओ, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आप मैनुअली लिखोगे तो ठीक है, सब कुछ मैनुअली लिखो, नहीं लिखेंगे मैनुअली, क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, स्प्रिंग डेटा JPA। तो स्प्रिंग डेटा JPA में हम यूज करेंगे रिपोजिटरी इंटरफेस का। रिपोजिटरी का मतलब ये होता है ऐसे कि भाई वो कुछ डेटा को संभाल करके रखे, परसिस्टेंस करने के लिए काम करे, राइट। तो हम क्या यूज करेंगे, आप JPA रिपोजिटरी इंटरफेस या CRUD रिपोजिटरी इंटरफेस यूज कर सकते हो। CRUD रिपोजिटरी एक ही में होता है, ओके। तो JPA रिपोजिटरी इंटरफेस यूज कर सकते हो या CRUD रिपोजिटरी इंटरफेस यूज कर सकते हो। तो हम एक क्या बनाएंगे, एक इंटरफेस बनाएंगे। सो क्रिएट वन इंटरफेस जिसका नाम रखेंगे एम्प्लॉय रिपोजिटरी एक्सटेंडिंग CRUD रिपोजिटरी। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप यहाँ से JPA रिपोजिटरी में देखेंगे, ओके, JPA रिपोजिटरी एक इंटरफेस होता है बॉस। ओपन दिस इंटरफेस, ये आपको वैसे फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करता है रिपोजिटरी JPA, स्प्रिंग डेटा JPA में जो आपके रिपोजिटरी इंटरफेस होते हैं, ध्यान रखेंगे, स्प्रिंग डेटा JPA में रिपोजिटरी इंटरफेस होते हैं। ये रिपोजिटरी इंटरफेस के बाद ऐसी फंक्शनलिटी होती है कि आपका डेटाबेस की जो परसिस्टेंस ऑपरेशंस हैं उसको परफॉर्म करवाए। तो अगर आप मैनुअल क्वेरी नहीं लिखना चाहते हैं तो कहाँ से डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। अगर आप स्प्रिंग डेटा JPA यूज कर रहे हैं तो आप इन्हीं रिपोजिटरी इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। तो ये 3-4 अलग अलग तरीके के रिपोजिटरी इंटरफेस होते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। एक होता है CRUD रिपोजिटरी, JPA रिपोजिटरी, पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी, ओके। अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक डिटेल्ड कोर्स आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खैर, अभी ये देखिए, इंटरफेस JPA रिपोजिटरी है, आप चाहे तो JPA रिपोजिटरी यूज कर सकते हैं या CRUD रिपोजिटरी यूज कर सकते हैं। CRUD रिपोजिटरी देखिए कहाँ है, ऑल सुपर इंटरफेसेस। तो ये JPA रिपोजिटरी जो है एक चाइल्ड इंटरफेस है CRUD रिपोजिटरी का। तो एक बात मुझे बताइए, चाइल्ड के पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं, ज़्यादा मेथड्स होंगे, या ऐसा देखा जाए तो पेरेंट के पास, किसके पास, जनरली चाइल्ड के पास, राइट। तो JPA रिपोजिटरी, इस रिपोजिटरी में बहुत सारे अमेजिंग मेथड्स हैं जो आपके डेटाबेस पर जो आपका डेटाबेस का ऑपरेशन है, जो परसिस्टेंस ऑपरेशन है, वो परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। तो अगर आप मैनुअली नहीं लिखना चाहते हैं डेटाबेस ऑपरेशन का वो लॉजिक, डेटाबेस परसिस्टेंस लॉजिक, तो आप वो डाउ लेयर मैनुअली ना लिख करके काफ़ी सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं। किससे, JPA रिपोजिटरी से। उसके बाद CRUD रिपोजिटरी इसका पेरेंट है, ठीक है।
तो CRUD रिपोजिटरी जो है एक पेरेंट है, तो इसके पास कम प्रॉपर्टीज़ हैं, कम चीज़ें हैं, तो इसके पास कुछ बेसिक रिक्वायर्ड मेथड्स हैं। देखिए ये सब मेथड्स हैं ना, काउंट मतलब कि कितना रिकॉर्ड है काउंट करेगा, डिलीट मतलब डिलीट कर देगा, डिलीट आउट मतलब पूरा डिलीट कर देगा, डिलीट ऑल इटरेबल है, ठीक है, डिलीट ऑल बाई आईडी है, डिलीट ऑल बाई आईडी, एग्जिस्ट बाई आईडी, फाइंड ऑल बाई आईडी, फाइंड बाई आईडी, सेव ऑल, ये सब अलग अलग मेथड्स हैं जिससे अलग अलग डेटाबेस पर परफॉर्मेंस मतलब डेटाबेस पर जो परसिस्टेंस ऑपरेशन है वो परफॉर्म कराया जा सकता है। इसमें साइड में आपका लिखा हुआ भी है। तो हम चाहें तो JPA रिपोजिटरी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भाई चाइल्ड है तो हम ईजिली इसको यूज कर सकते हैं, या हम CRUD रिपोजिटरी को यूज कर सकते हैं। तो मेरा काम क्या है, क्रिएट करना, गेट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। तो मतलब मेरा तो बहुत कम काम है ना, तो मैं क्या करूँगा, व्हाट विल आई डू, तो मैं बहुत इजी तरीके से CRUD रिपोजिटरी का यूज कर लूँगा। क्योंकि मैं JPA रिपोजिटरी का क्यों यूज करूँ, क्योंकि ये चाइल्ड है, तो चाइल्ड इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ये क्यों मैं इसका मेमोरी क्यों मैं मेमोरी बर्बाद करूँगा, क्यों मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। जब मेरा काम छोटी चीज़ से हो ही जा रहा है, जब मेरा काम इस पेरेंट से हो ही जा रहा है, तो मैं चाइल्ड को यूज नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है। तो CRUD रिपोजिटरी, तो जब भी आप CRUD रिपोजिटरी देखिए, इसमें जेनेरिक टाइप है ना, ये देखिए यहाँ पे टाइप टी मतलब टाइप ऑफ व्हाट, एंटिटी, कौन सा एंटिटी है, किसके एंटिटी के लिए आप रिपोजिटरी बना रहे हैं, वो एंटिटी यहाँ पास कर देते हैं। और आईडी में जो आपका आईडी का टाइप है, स्ट्रिंग है कि क्या है, फ्लोट है कि क्या, जो भी आपका टाइप है, इंटीजर है तो इंटीजर पास कर देंगे उस प्रकार से। तो ये TID ये जो जेनेरिक वाली वर्सन है ये हम यूज कर लेंगे। तो आप CRUD रिपोजिटरी बनाइए या JPA रिपोजिटरी, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट प्रोग्रामर हैं, एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर हैं, तो आप क्या सोचेंगे, अगर मेरा काम कम मेमोरी वाली चीज़ों से हो जा रहा है, कम बेसिक चीज़ों से हो जा रहा है, तो मैं अपने ऐप को हैवी क्यों बनाऊँ। तो मतलब उतना हैवी नहीं बनेगा JPA रिपोजिटरी से यूज करने से भी, बट उसमें ज़्यादा फीचर्स हैं, तो कंपैरेटिवली ये तो इससे बड़ा है ना, समझ गया। ये वाला जो CRUD रिपोजिटरी है ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, इसमें कम चीज़ें हैं, तो कम चीज़ें वाली तो हल्की होंगी ना एक तरीके से, आप समझ गए। तो CRUD रिपोजिटरी का हम यूज कर लेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। तो देखिए हम एक रिपोजिटरी बनाएंगे, रिपो इंटरफेस, इस पैकेज में क्या लिखेंगे, क्लास नहीं बनाते हैं, एक इंटरफेस बनाते हैं, जी हाँ इंटरफेस ही बनाते हैं। ओके, यहाँ से आप बनाइए, जावा क्लास में लिखिए, यहाँ इंटरफेस चूज करिए, लिखिए एम्प्लॉई रिपोजिटरी। ओके, अब जैसे ही आपने एम्प्लॉई रिपोजिटरी बनाया तो ये रिपोजिटरी नहीं बन गया, अभी ध्यान रखेंगे, ये अभी एक रिपोजिटरी नहीं बन गया है। आपको क्या करना है, आपको एक्सटेंड्स करना है, किसको, CRUD को यूज करना चाहते हैं तो लिखिए CRUD रिपोजिटरी। अब देखिए टी बताइए यहाँ पे टाइप क्या है, तो मेरा टाइप क्या है, एम्प्लॉई, कौन सा टाइप का है, एम्प्लॉई एंटिटी, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ से, एम्प्लॉई एंटिटी कॉमा आईडी मांग रहा था ना हमसे, तो कैसा है हमारा आईडी, इंटीजर, क्योंकि हमने प्राइमरी की कैसा लिया, इंटीजर लिया है। तो बस इतना ही करना है, बस इतना ही करना है आपका, और कुछ काम ही नहीं है। अब रिपोजिटरी में आपको डाओ लेयर जो बनाना था वो बन गया है एम्प्लॉई का, जी हाँ बन गया, इसमें कोई मेथड्स आपको नहीं लिखने हैं, कुछ भी नहीं। तो आप बोलोगे भैया मेथड्स आएंगे कहाँ से, तो भाई मेरे मेथड्स आएंगे यहाँ से, CRUD रिपोजिटरी से। ओके, जब CRUD रिपोजिटरी से मेथड्स आएंगे, क्योंकि एक्सटेंड कर रहा है तो इनहेरिटेंस हो रहा है, तो भैया एक बात मुझे बताइए, आखिर ये CRUD रिपोजिटरी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगा कैसे, क्योंकि एम्प्लॉई रिपोजिटरी तो इंटरफेस है, तो आखिर ये एम्प्लॉई रिपोजिटरी आपको फंक्शनलिटी कैसे प्रोवाइड करेगा। अरे भाई रन टाइम का नाम सुना है, तो डायनामिकली रन टाइम पर भी ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो इस एम्प्लॉई रिपोजिटरी इंटरफेस का इम्प्लीमेंटिंग क्लास बनेगा रन टाइम पर, प्रॉक्सी क्लास रन टाइम पर बनेगा, जब रन हो रहा होगा रन टाइम पर। तो आपको नहीं बनाना है, स्प्रिंग बूट खुद वो जनरेट करवा देगा, स्प्रिंग डेटा JPA खुद ही इसको क्या बोल रहे हैं, इस एम्प्लॉई रिपोजिटरी जो है उसका एक क्या बना देगा, इम्प्लीमेंटिंग क्लास, वो भी इम्प्लीमेंटिंग क्लास, प्रॉक्सी क्लास, तो रन टाइम पर वो बनवा देगा, समझ गया। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं देना है उनके मेथड्स का, जो CRUD रिपोजिटरी में स्प्रिंग बूट डेटा JPA खुद ही दे रहा है, तो कितना स्मार्ट तरीका हो गया, ठीक है। इस पर आप @रिपोजिटरी से लिख दीजिए, @रिपोजिटरी, वेरी सिंपल बॉस, ठीक है। तो ये हमारा रिपोजिटरी हो गया, ठीक है, ये एंटिटी था, @एंटिटी एनोटेट करा, ये @रिपोजिटरी एनोटेट करा, स्टीरियोटाइप एनोटेशंस, राइट।
नाउ व्हाट नेक्स्ट बॉस, हमने कहा हमें सर्विस अपना बनाना है बॉस। सर्विस जो रिक्वायर्ड फीचर्स हैं, जो कोर फीचर्स आप रखना चाहते हैं वो सर्विस में रखते हैं, तो सर्विस आपको बनाना पड़ेगा। न्यू हम एक सबसे पहले तो इंटरफेस बनाएंगे, क्योंकि हम स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न वगैरह ये सब फॉलो करते हैं, राइट। तो एक अच्छा कोड लिखने के लिए हमें इंटरफेस का रेफरेंस वगैरह लेना सही रहता है। तो हम लिखेंगे एम्प्लॉई सर्विस, एक इंटरफेस बनाया, ठीक है। देखिए वापस आते हैं यहाँ पे हम, ओके। तो जैसे हमने आपको बताया कि CRUD रिपोजिटरी यूज कर लीजिए या फिर आप JPA रिपोजिटरी यूज कर लीजिए। तो हमने हम JPA रिपोजिटरी बना रहे हैं, हमने आपको बता दिया, क्योंकि क्यों हम रिपोजिटरी यूज कर रहे हैं बता दिया है। तो रिपोजिटरी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगा आपका परसिस्टेंट ऑपरेशन करवाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे प्रोग्रामर्स के हेडेक को बचाता है, राइट। तो आप समझ ही गए। नेक्स्ट सर्विस क्लास हम बनाएंगे। तो सर्विस क्लास में हम एक इंटरफेस बनाएंगे और इसका एक इम्प्लीमेंटिंग क्लास बनाएंगे। उसमें हम कुछ मेथड्स बनाएंगे, जैसे सेव करने के लिए सेव एम्प्लॉई, ओके, गेट करने के लिए गेट एम्प्लॉई, सबके अलग अलग पैरामीटर्स होंगे। एंटिटी, ठीक है, मतलब इंटीजर आईडी, फिर एम्प्लॉई एंटिटी, फिर डिलीट करने के लिए डिलीट, तो आईडी, सो डिलीट एम्प्लॉई करने के लिए डिलीट, और गेट ऑल एम्प्लॉई से गेट सारे एम्प्लॉई को एक साथ गेट करने के लिए, दैट्स द होल थिंग। तो पहले हम क्या बनाएंगे, सर्विस क्लास। देखिए सर्विस क्लास कैसे बनाते हैं बॉस। सो सर्विस का इंटरफेस हमने बनाया। इस इंटरफेस में हम सबसे पहले तो लिखेंगे पब्लिक। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट से आपको सेव करवाना है डेटाबेस में डेटा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या था, सेव एम्प्लॉई, आप यहाँ से कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, इंट या जो भी आपको रिटर्न करना है, या डेटा जो भी आपको रिटर्न करना है। जैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो CRUD रिपोजिटरी है, इसमें अगर आप सेव मेथड में जाएं तो देखिए क्या रिटर्न करता है, ये आपको वही एंटिटी रिटर्न कर देगा, ओके। सेव द एंटिटी, क्या है पैरामीटर्स, रिटर्न द सेव एंटिटी, जो रिटर्न हुआ, जो एंटिटी सेव हुआ है वही रिटर्न कर देगा, है ना। तो हमने क्या कहा कि इसका हम रिटर्न टाइप दे देते हैं पब्लिक, होना, ओके, पब्लिक एम्प्लॉई एंटिटी, ओके, ऐड एम्प्लॉई या रजिस्टर, जो भी जैसा भी आपको नाम देना हो वैसा आप नाम दे सकते हैं, ऐड एम्प्लॉई या रजिस्टर न्यू एम्प्लॉई, ओके, या सेव एम्प्लॉई, चलो हम मान लेते हैं सेव एम्प्लॉई, बेटर नेम, ओके। हमने कहा पब्लिक, ओके, अपडेट करना है तो अपडेट एम्प्लॉई, ओके, पब्लिक, और यस एम्प्लॉई एंटिटी रहेगा तभी तो एम्प्लॉई एंटिटी, इसलिए हमने क्या इसमें ये रखा है एज पैरामीटर रखा है, वरना किसको अपडेट करेंगे, राइट। सो पब्लिक गेट एम्प्लॉई बाई आईडी हो गया, है ना, गेट एम्प्लॉई करेंगे बाई आईडी, तो इंट आईडी हमने पास कर दिया, राइट। देन पब्लिक वॉइड डिलीट एम्प्लॉई, अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए, है ना। उसके बाद पब्लिक लिस्ट गेट ऑल एम्प्लॉइज, ठीक है, लिस्ट, ओके, लिस्ट में रख लीजिए, क्योंकि एम्प्लॉई एंटिटी जो आपका गेट करेंगे कहाँ रखेंगे, लिस्ट, तो इसलिए हमने इसका रिटर्न टाइप क्या दे दिया, लिस्ट। अब हम इसका इम्प्लीमेंटिंग क्लास बनाएंगे, तो हम लिखेंगे एम्प्लॉई सर्विस IMPL लिख देंगे, इम्प्लीमेंट्स, इसको बड़ा करिए, थोड़ा सा जूम करिए ताकि आपको दिखे स्क्रीन पे, इम्प्लीमेंट्स क्या लिखेंगे, इम्प्लीमेंट्स एम्प्लॉई सर्विस। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके इम्प्लीमेंट मेथड्स पर क्लिक कर लेंगे, ओके कर लेंगे, राइट। ये सारा आ गया। अब मुझे एक बात समझाइएगा, ये सबसे पहले लिख देंगे कि ये क्या है हमारा, ये है सर्विस बॉस, ठीक है, ये हमारा है सर्विस। अच्छा, सर्विस को किसकी ज़रूरत है, क्या सर्विस लेयर किसको कॉल करेगा, कौन सा मेथड को, रिपोजिटरी को, डाउ लेयर को। डाउ लेयर कौन है आपका, रिपोजिटरी। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट आपने कहा एम्प्लॉई रिपोजिटरी, ठीक है, एम्प्लॉई रिपोजिटरी, EMP रिपो या एम्प्लॉई रिपोजिटरी, जो भी आपको नाम लेना है उसको @auto वायर करा दीजिए, समझ गए। अरे बिना ऑटो वायरिंग के होगा, बिना डिपेंडेंसी इंजेक्शन के होगा, नहीं ना बॉस, डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करवाया ना हमने यहाँ पे, तो ऑटो वायरिंग क्या हो करता है, बस ऑटोमेटिकली सब कॉन्फ़िगर करके आपको डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवा देगा। उसके बाद जब आपको सेव करना है तो एम्प्लॉई रिपोजिटरी जो कि हमारा CRUD रिपोजिटरी था, तो आइए CRUD रिपोजिटरी में सेव करने के लिए कौन सा मेथड, देखिए तो पढ़िए इसमें सेव मेथड। तो हम क्या चलाएंगे कि भैया सुनो, जो आपका एम्प्लॉई है ये वाला एंटिटी, उसी को तो सेव करवाना है बॉस। हमने कहा बिल्कुल इसी को सेव करना है। हम क्या कहेंगे कि एम्प्लॉई रिपोजिटरी डॉट सेव, किसको, इसी एम्प्लॉई को सेव कर दो। अच्छा, ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है एक सेव्ड एम्प्लॉई एंटिटी, तो मैंने इसको डायरेक्ट रिटर्न कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। उसके बाद ये कह रहा है अपडेट करने के लिए, अपडेट कैसे करेंगे, ध्यान रखेंगे हम अपडेट आखिर हम कैसे करेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अपडेट कैसे करेंगे आप, ध्यान रखिए, ये बताइए मुझे, आप अपडेट कैसे करेंगे। जो भी आप यहाँ पर डेटा देंगे, समझ में आ रहा है बात, जो भी आप एम्प्लॉई का डेटा देंगे उसको अपडेट करना है। तो अपडेट का मतलब क्या हुआ, सेव करना ही। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए क्या बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले जो हम एम्प्लॉई का डेटा देंगे वो हम चेक करेंगे कि डेटा वो है भी कि नहीं है, राइट। तो उससे पहले कि हम अपडेट करें, पहले हम क्या करेंगे, गेट पहले हम गेट करने की कोशिश करेंगे। यू गॉट इट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि फर्स्ट चेक वेदर द एम्प्लॉई इज प्रेजेंट, एम्प्लॉई रिकॉर्ड is there or not. If employee exists, then we need to update, right? Otherwise we will not update. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉई एंटिटी को चेक करेंगे कि जो हमारा एम्प्लॉई एंटिटी उधर से भेजा जा रहा है जो आईडी के थ्रू, क्या वो हमारा एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ़। अब देखिए सबसे पहले आपके पास ना, अगर आप यहाँ जाओ तो आपके पास मेथड्स वगैरह सब मिल जाते हैं। देखिए काफ़ी सारे मेथड्स हैं ना CRUD रिपोजिटरी में, ये आपका CRUD रिपोजिटरी, इसमें एक मेथड जरूर होगा। देखिए क्या लिख रहा है, एग्जिस्ट्स बाई आईडी, रिटर्न्स वेदर एन एंटिटी विद द गिवन आईडी एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करता है, उसका क्या रिटर्न टाइप, बुलियन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स टेक बुलियन एंटिटी एग्जिट्स इक्वल टू को कर दो अभी फ़िलहाल के लिए फॉल्स, ठीक है, मान लेते हैं ये फॉल्स है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इफ़, ओके यार, डायरेक्ट कॉल कर दो ना, क्यों ही हम इतना करें यार, डायरेक्ट यहीं पे कॉल कर देते हैं, राइट। तो क्या कैसे कॉल करूँगा मैं कहूँगा कि एम्प्लॉई रिपोजिटरी डॉट, अगर एग्जिस्ट बाई आईडी, कॉल करिए एम्प्लॉई एंटिटी से, ये वाला एम्प्लॉई एंटिटी से गेट आईडी निकालिए। अगर गेट आईडी करने पर अगर वो एम्प्लॉई है, अगर ये ट्रू आता है, जब एम्प्लॉई है तो क्या करना है, आपको सेव करवाना है, राइट। तो हमने क्या कहा, रिटर्न, ये एम्प्लॉई सेव करवा करके अपडेटेड चीज़ रिटर्न कर दीजिए। एल्स नहीं है तो क्या करिए, बहुत सिंपल है, नहीं है तो क्या करिए, थ्रो न्यू, और यू कैन से बहुत सिंपल है, क्या कर सकते हैं, थ्रो इलीगल, है ना, या रिटर्न न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। इसमें लिख दीजिए क्या, एम्प्लॉई एंटिटी विथ द गिवन आईडी नॉट फाउंड, समझ गए। थ्रो करिए ना, यहाँ क्या करना है, अगर एम्प्लॉय नहीं है तो क्या करिए, एक्सेप्शन थ्रो कर दीजिए, थ्रो न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। यहाँ पे मैसेज पास कर दीजिए, एम्प्लॉई नॉट फाउंड विथ द आईडी, ठीक है, आईडी भी दे दीजिए, आईडी क्या है, तो इस एम्प्लॉई से जो आईडी आ रहा होगा वही आईडी पास किया होगा ना, समझ गए। तो एम्प्लॉई डॉट गेट आईडी हो गया। अब ये अपडेट हो गया, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद गेट एम्प्लॉई बाई आईडी, ये क्या है, एम्प्लॉई एंटिटी आपको रिटर्न करना है। तो इसमें फिर से हम क्या करेंगे, एम्प्लॉई रिपोजिटरी डॉट, देखिए एक फाइंड बाई आईडी नाम का आपका मेथड है जो फाइंड करवाएगा। देखिए फाइंड बाई आईडी, ये आपको रिट्राइव करता है एन एंटिटी बाई इट्स आईडी, पर कैसे रिट्राइव करेगा, इसका रिटर्न टाइप ऑप्शनल है। जब आप ऑप्शनल को खोलेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे मेथड दिखेगा, ये आपका एक एक्स्ट्रा फीचर आपको देता है
जावा में ऑप्शनल चीज़ें कि आप उसको और अच्छे से ऑब्जेक्ट के साथ काम कर सकें। तो इसमें ना मेथड होगा गेट करके, जो आपको रिटर्न करेगा जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो, है ना। इफ़ ए वैल्यू इज प्रेजेंट देन रिटर्न द वैल्यू, अदरवाइज नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ये थ्रो कर देगा। कितना आसान चीज़ है, राइट। तो आप क्या करोगे कि लिख दोगे सिंपल सा फाइंड बाई आईडी। जैसे लिखोगे फाइंड बाई आईडी, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला इंटीजर आईडी यहाँ से ऐसे पास कर दीजिए। अब जब आप पास करेंगे तो ये आपको क्या देगा, ये देगा ऑप्शनल। तो यहाँ पे आपको डॉट गेट कर देना है ताकि आपको डायरेक्ट क्या मिले, एम्प्लॉई का एंटिटी, और इसको क्या कर दीजिए रिटर्न। अब जब आपको डिलीट करना है तो अगेन बहुत ये भी आसान सा चीज़ है कि अगर कोई एम्प्लॉई है ये इससे डिलीट कर दीजिए। देखिए डिलीट करने के लिए भी आपके पास क्या है, गो टू बैक हियर एंड से कि मेरे पास डिलीट करना है अब मेरे को डिलीट ऑपरेशन के लिए। तो देखिए डिलीट है ना, यहाँ पे क्या मांग रहा है आपसे, एंटिटी मांग रहा है, डिलीट अ गिवन एंटिटी, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, ठीक है, वॉइड है। तो हम क्या करेंगे, या डिलीट बाई आईडी है, देखिए डिलीट बाई आईडी भी है, इट डिलीट्स द एंटिटी विद द गिवन आईडी, ठीक है। तो आपने क्या है आईडी है ना, क्या करेंगे डिलीट बाई आईडी चला देंगे, राइट। तो हम क्या कहेंगे कि डायरेक्ट सिंपल यहाँ से रिटर्न कर दीजिए, ये तो वॉइड है ना, सो सिंपल लिख दीजिए एम्प्लॉई रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाई आईडी, डिलीट बाई आईडी लिख दीजिए ऐसे, ओके। और लिख दीजिए यहाँ पे ये भी लिख दीजिए कि एम्प्लॉई डिलीटेड सक्सेसफुली, चलिए वहाँ लिख देंगे हम, ओके आराम से। तो डिलीट बाई आईडी हो गया यहाँ पे आपका, ओके बॉस, डिलीट हो जाएगा। लिस्ट ऑफ आपको एम्प्लॉई जब निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, ये देखिए गेट ऑल एम्प्लॉइज के लिए ये एक अलग है कि भाई आपको सारा एम्प्लॉई एक ही साथ चाहिए, सारा डेटा चाहिए एम्प्लॉई का। तो देखिएगा फाइंड ऑल करके होगा, ये क्या है आईट्रेबल, क्या लिस्ट आईट्रेबल होता है, यस बॉस। तो हम लिस्ट को रिटर्न करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। तो फाइंड ऑल मेथड को हम कॉल कर लेंगे, बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ से लिखते हैं एम्प्लॉई रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, ठीक है, अब ये आपको आईट्रेबल देगा, मतलब इसका मतलब क्या कि ये सारे एम्प्लॉइज को हम लिस्ट में रख सकते हैं ना, अरे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई एंटिटी में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बोलो, बिल्कुल रख सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई एंटिटी, हमने कहा एंटिटी लिस्ट इक्वल टू फाइंड ऑल, ओके। ये क्या है बॉस, व्हाट इज दिस, सी दिस इज आईट्रेबल, दिस इज लिस्ट, तो ये लिस्ट है ना, तो जस्ट से लिस्ट, ओके, लिस्ट जावा डॉट यूटिल, लिस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए क्योंकि वो आईट्रेबल था, ओके। तो यहाँ से हमने टाइप कास्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, आपको ये पूरा लिस्ट ही रिटर्न करना है, ओके। अच्छा ये आईट्रेबल देखिए, इसमें से आपका एक एक डेटा भी आप निकाल सकते हैं, कैसे डायरेक्ट, कैसे, हाउ, डोंट डू इट लाइक दिस, सिंपली डू वन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर, आप ऐसे लिख दीजिए और आसान बनाइए, डॉट फाइंड ऑल, इसमें लिखिए डॉट, देखिए फॉर ईच मेथड है, ठीक है, ये फॉर ईच मेथड है। आपने यहाँ से बना लिया एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई एंटिटी, दिस वे एंटिटी लिस्ट, न्यू अरे लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे आपने रख लिया न्यू अरे लिस्ट। अब फॉर ईच में जो भी आपका एंटिटी आ रहा है उन सारे एंटिटी को एंटिटी लिस्ट में ऐड करते चले जाइए। ये लैम्बडा एक्सप्रेशन से मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया, सिंपल, ओके। और इसी को क्या करना है, यहाँ पे ये जो लिस्ट अब आपका ऐड हुआ उसमें रिटर्न एंटिटी लिस्ट कर दीजिए, वेरी सिंपल। तो ये भी हमारा हो गया। तो इस प्रकार से आप सर्विस बना लेंगे और यही CRUD ऑपरेशन का आपने यूज कर लिया। देखा कितना आसानी से, आपको मैनुअली कुछ भी क्वेरी वेरी नहीं लिखना पड़ा। समझ गए, तो कितना आसान हो गया ये। तो ये इस प्रकार से आप एम्प्लॉई सर्विस आपने लिख लिया। अब कंट्रोलर के पास जाइए, बनाइए कंट्रोलर से क्लास, ठीक है। अब देखिए कंट्रोलर को बनाने से पहले मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ वापस से एंड सी कि जब आप एक कंट्रोलर बनाएंगे तो कंट्रोलर क्लास क्या होता है, सिंपल मॉनिटरिंग लॉजिक है, कंट्रोलिंग लॉजिक। जो आपका सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगा वो कंट्रोलर में ही इंटरसेप्ट हो जाएगा, राइट। तो क्रिएट द कंट्रोलर क्लास, जो हम लिखेंगे एम्प्लॉई कंट्रोलर डॉट जावा। अनोटेशन क्या यूज करेंगे, तो एनोटेशन यूज करना होता है @REST कंट्रोलर, ताकि रेस्ट कंट्रोलर आप बनाना चाहें उस क्लास को, तो राइट। फिर आप रिक्वेस्ट मैपिंग करेंगे, क्यों, देखिए यहाँ पे यूजर कंट्रोलर नहीं, यहाँ पे लिख दीजिए एम्प्लॉई कंट्रोलर।
देखिए रिक्वेस्ट मैपिंग और ये क्यों यूज होता है। आप सबसे पहले बनाइए एक एम्प्लॉई कंट्रोलर, ठीक है। चूँकि ये स्प्रिंग डेटा जेपीएस से रिलेटेड मतलब CRUD ऑपरेशन है, तो मैं उतना ज़्यादा इसमें डिटेल में एक वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ कि कंट्रोलर क्यों होता है, कैसे बनता है, @ जैसे मैं लिख रहा हूँ बस वैसे आपको बना लेना है, ठीक है। किसी और वीडियो में बात करेंगे, आप बताइएगा कमेंट्स में। @REST कंट्रोलर, आपने कहा रिक्वेस्ट मैपिंग, यहाँ पर मान लीजिए मैं दे देता हूँ API/एम्प्लॉई, वेरी सिंपल, कितना आसान हो गया, API/एम्प्लॉई। अब देखिए इस कंट्रोलर में, ये रेस्ट कंट्रोलर है ना, इस कंट्रोलर में आपको हर एक सर्विस के लिए सबसे पहले तो इसमें डिपेंडेंसी लगेगा, किसका, प्राइवेट, यहाँ से हमने कहा एम्प्लॉई सर्विस, यहाँ पे क्या कर दीजिए इसको, ऑटो वायर्ड, ओके बॉस। अब देखिए डिपेंडेंसी हमने इंजेक्ट कर दिया क्योंकि हम एक एक मेथड इसमें कॉल करेंगे। सबसे पहले आपको 5 मेथड बनाने हैं क्योंकि आपने 5 क्या बनाया है, सर्विस में मेथड्स, राइट। तो आपको 5 अलग अलग प्रकार के इसी प्रकार से मेथड्स बनाने होंगे। तो हमने कहा पब्लिक, सबसे पहले आप क्या रिटर्न कराना चाहेंगे, सेव्ड एंटिटी, राइट। तो या फिर चलिए ऐसे लिख दीजिए पब्लिक वॉइड, या फिर कुछ भी, चलिए हाँ ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया पब्लिक, लेट्स से आपने लिख दिया भाई पब्लिक सेव, ओके, पब्लिक वॉइड सेव, और लेट्स से रजिस्टर न्यू एम्प्लॉई, ओके, रजिस्टर न्यू एम्प्लॉई। अब ये डेटा आएगा तो आप JSON डेटा दोगे तो बॉडी में दोगे उस रिक्वेस्ट के, तो क्या लिखोगे, @request बॉडी, ओके, इसलिए रिक्वेस्ट बॉडी का यूज होता है। अब ये रिक्वेस्ट मैपिंग का यूज होता है ताकि आप मैप करेगा आपका URL, जो आप API हिट करोगे, अभी जब आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आगे रन करके इसको, तो जब आप हिट करोगे तो यही URL से आपको मैप करके आपको रिक्वेस्ट हिट करना होगा, तो इसीलिए आप रिक्वेस्ट मैपिंग कर देते हो, ठीक है, वही काम है। तो रजिस्टर न्यू एम्प्लॉई @request बॉडी में किसका रिक्वेस्ट बॉडी भेजना है, एक एम्प्लॉई के एंटिटी का, ठीक है। तो एम्प्लॉई एंटिटी, ठीक है बॉस, डायरेक्ट ऐसे लिखिए, या डायरेक्ट इसको पब्लिक वॉइड से क्या कर दीजिए, एम्प्लॉई एंटिटी, ताकि जो सेव हो गया वो दिखाई दे, ठीक है। तो एंटिटी लिख दीजिए, क्या कर दीजिए, एम्प्लॉई सर्विस डॉट, कौन सा मेथड, सेव एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई एंटिटी को सेव करा दीजिए, इसी को क्या कर लीजिए, रिटर्न करा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हम क्या कर रहे हैं, डेटा सेव कर रहे हैं। जब आप डेटा सेव करते हैं तो क्या करते हैं, @post मैपिंग, ओके, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, लिखिए लेट्स से रजिस्टर या सेव या ऐड, समझ गया, ये क्या हो गया, रजिस्टर, ओके, पोस्ट मैपिंग। अब देखिए, अब आपको डेटा मान लेते हैं गेट करना है, तो क्या लिखेंगे, पब्लिक, कौन सा डेटा गेट करना है, एम्प्लॉई एंटिटी, कैसे, गेट एम्प्लॉई बाई ID, है ना, यही वाला ना, गेट एम्प्लॉई बाई ID, ओके। तो हमने कहा लेट्स से गेट, हाँ चलो ठीक है, गेट एम्प्लॉई बाई ID लिख दिया आपने। अब ये जो आपका इंटीजर ID आएगा, है ना, यहाँ पे आपको इंटीजर ID पास करना पड़ेगा, पर मान लो हमने ऐसे पास कर दिया int ID, ये कहाँ से, तो जब आप लिखेंगे पब्लिक गेट एम्प्लॉई ID int ID, ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि @path वेरिएबल, मतलब कि जो URL है उससे ये निकल करके आएगा, ठीक है, @path वेरिएबल, ओके। तो यहाँ पे कैसे आपको देना है, यहाँ पे जैसे सबसे पहले तो इसमें लिख लीजिए कि एम्प्लॉई सर्विस डॉट डिलीट, ओके, डिलीट एम्प्लॉई, और यहाँ पे आप पास कर दीजिए ID। अब यहाँ पे हम लिखेंगे @ क्या है बॉस, ये गेट है, अच्छा सॉरी डिलीट हमने लिखा है, ये गेट है ना बॉस, दिस इज गेट, तो मैं लिखूँगा एम्प्लॉई सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉई बाई ID, और ये ID पास कर दूंगा, और यहाँ से क्या कहूँगा, @गेट मैपिंग में लिखूँगा इस प्रकार से, इसको दे दूँगा कि भाई गेट मैपिंग के लिए आप चले जाओ गेट, ओके, गेट से डायरेक्ट लिखिए गेट एम्प्लॉई, देन स्लैश, फिर यहाँ पे जो आपको देना है वो ID देना है। तो ये ID पाथ वेरिएबल वाली जो आपकी ID आएगी उसकी वैल्यू आप पे चली जाएगी, और गेट मैपिंग से आपको डेटा मिल जाएगा रिटर्न, ओके। देन डू व्हाट बॉस, पब्लिक आपको चाहिए लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई एंटिटी गेट ऑल एम्प्लॉई, ये चाहिए आपको गेट ऑल एम्प्लॉई, इसमें कुछ नहीं, इसमें आपको डायरेक्ट ये कॉल कर लेना है एम्प्लॉई सर्विस डॉट
गेट ऑल एम्प्लॉई, यहाँ पे लिख लीजिए गेट मैपिंग। अगेन गेट मैपिंग में लिखिए गेट ऑल एम्प्लॉई, ये आपका इस प्रकार से लिख लीजिए। एंड देन उसके बाद देखिए आपने ये लिख लिया, उसके बाद राइट पब्लिक, आपको डिलीट भी तो करना है, पब्लिक लेट से आपने लिखा वॉइड डिलीट इंट आईडी। अब यहाँ पे भी अगेन लगाइए, सबसे पहले तो यहाँ कॉल कर लीजिए, चलिए उसके बाद ही लगाते हैं। एम्प्लॉई सर्विस डॉट डिलीट एम्प्लॉई और आईडी आपने पास कर दिया। यहाँ पे लिखिए डिलीट मैपिंग, डिलीट मैपिंग लिखिए डिलीट एम्प्लॉई स्लैश आप लगाइए इस प्रकार से लिखिए आईडी। ओके, और ये वाला पाथ वेरिएबल से जो आईडी आएगा, मतलब जो आपका यूआरएल से आईडी आएगा, उसको कैसे रखना है @पाथ वेरिएबल, तो उसके लिए यूज होता है। तो डिलीट कर लेंगे और सेव कर लेंगे। तो देखिए ये हमने लिख लिया कंट्रोलर, बस इतना काम हो गया आपका। तो आपने ये सारा काम कर लिया, ठीक है, आपने एक CRUD ऑपरेशन का सब कुछ लिख लिया अच्छे से। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि कंट्रोलर आपने जो बनाया, ठीक है, सर्विस तक तो हम समझ ही गए थे, उसमें @REST कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर को रेस्ट बनाने के लिए, मतलब उसको एनोटेट करने के लिए होता है। @request मैपिंग जब आप मैप करोगे यूआरएल को तो उसके लिए होता है, ताकि आपका एक बेस यूआरएल बन जाए। तो /API/employee हमने बना दिया था, जो लिखेंगे वही यूआरएल बेस यूआरएल की तरह परफॉर्म करेगा, अगर ये @request मैपिंग क्लास लेवल यूज हुआ है तो। मैंने कहने का मतलब कि अगर ये @request मैपिंग यहाँ यूज हुआ है तो ये एज बेस यूआरएल के जैसा काम करेगा, राइट, स्टार्टिंग में। सो नेक्स्ट व्हाट बॉस, सो हमने यहाँ तक देखा। फिर कंट्रोलर क्लास में हमने देखा कि गेट मैपिंग, गेट के लिए डेटा निकालना है, तो पोस्ट मैपिंग नया रिकॉर्ड बनाने के लिए, पुट मैपिंग पुट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, या पोस्ट मैपिंग भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पुट मैपिंग चेंज कर दूंगा अगर अपडेट करना होगा तो। डिलीट मैपिंग डिलीट करने के लिए, ठीक है, देख रहे हैं। तो उसके बाद देखिए रिक्वेस्ट बॉडी जेसन का डेटा को, बॉडी जो जेसन का डेटा है उसको ऑब्जेक्ट, जावा के ऑब्जेक्ट में डालने के लिए, तो हमने क्या कहा @request बॉडी का डेटा ले आओ जेसन की बॉडी का, और उसको आप अपने एम्प्लॉई के ऑब्जेक्ट में डाल दो, राइट। @path वेरिएबल मतलब कि कैप्चर्स द वैल्यू फ्रॉम द URL पाथ एज पैरामीटर मेंशनड, राइट। सो एम्प्लॉई/ID, तो ये वाला ID की वैल्यू निकाल करके ले आएगा, या समझ गया, वो कैप्चर करेगा, उसके लिए @path वेरिएबल का यूज होता है। क्या हमने कहीं पे गेट मैपिंग करा, एक कितने मेथड्स लिखे हमने, 1 2 3 4, एक अपडेट के लिए लिखा ही नहीं कहीं पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पब्लिक हमने कहा एम्प्लॉई एंटिटी, ओके, हम लिख देते हैं अपडेट एम्प्लॉई। जो बॉडी आपका आ रहा है डेटा ये डेटा एंटिटी का, एम्प्लॉई एंटिटी का जो अपडेट करना है, उसमें क्या है, बस सिंपल यही तो है, एम्प्लॉई सर्विस, ठीक है, डॉट अपडेट एम्प्लॉई। और यहाँ पे क्या लिख लीजिए @पुट मैपिंग, ओके। और हमने क्या कहा, अपडेट एम्प्लॉई, अपडेट-एम्प्लॉई। अब इसको रन करने से पहले, सारा काम हो गया, इसको रन करने से पहले चले जाइए रिसोर्सेज में, लिखिए application.properties में आपको क्या क्या करना है। तो आपको इसमें डेटा सोर्स का भी इंफॉर्मेशन देना है, जैसे URL, JDBC, पासवर्ड, ये सब वाला। तो स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट, ओके, ड्राइवर डॉट क्लास नेम, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर डॉट क्लास नेम। तो ड्राइवर क्लास नेम क्या है, com डॉट माई सीक्वल डॉट, ओके, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट com डॉट माई सीक्वल डॉट CJ डॉट JDBC डॉट ड्राइवर, ओके, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL, ओके, JDBC MySQL / लोकल होस्ट, मुझे तो याद हो गया है ना, कोड करते करते 3306, और हमारा इसका नाम एम्प्लॉई MGMT_app, EMP_MGMT_app, देन स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट व्हाट बॉस URL, राइट। यूजर नेम मेरा है रूट स्प्रिंग डॉट
डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड इक्वल टू जो मेरा पासवर्ड है वो, ओके, तो ये मेरा पासवर्ड है। स्प्रिंग डॉट डेटा, ये हो गया स्प्रिंग डॉट। अब यहाँ पे लिखिए स्प्रिंग डॉट jpa डॉट hbm, स्प्रिंग डॉट jpa डॉट hbm हाइबरनेट डॉट ddl ऑटो अपडेट कर दीजिए। ये वाला चीज़ मैं चाहता हूँ कि अपडेट रहे, क्योंकि अगर टेबल है तो उसी टेबल में सेव हो जाएगा डेटा, ठीक है, नहीं है तो नया टेबल बनेगा। अपडेट का ये सब मतलब होता है। स्प्रिंग डॉट jpa डॉट शो एसक्यूएल, स्प्रिंग डॉट शो एसक्यूएल ट्रू, ताकि हमारा क्वेरी दिखे कंसोल में, राइट। तो मैं यहाँ से पोस्टमैन खोलता हूँ टेस्ट करने के लिए कि हमारा एपीआई अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, जो हमने लिखा है वो। बाकी क्या सर इसमें और इम्प्रूवमेंट कराया जा सकता है? यस सर, आप रिस्पॉन्स एंटिटी को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, मतलब रिस्पॉन्स एंटिटी वगैरह लगा करके रिस्पॉन्स कोड भेज सकते हैं बहुत अच्छे से। वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चूँकि ये वीडियो क्रड ऑपरेशन का था तो इसमें हमने फोकस करा क्रड पर ज़्यादा, है ना, कि मतलब देखो सेव होता है, एग्जिस्ट होता है, वो सब, ठीक है। तो हम यहाँ से पोस्टमैन खोलते हैं और इसको उससे पहले, पोस्टमैन से पहले अब इसको हम रन कर लेते हैं। मेन ऐप हमारा कहाँ है? ये हमारा है एप्लीकेशन, राइट क्लिक रन, ओके। इसको मैं रन कर ले रहा हूँ और ये हमारा पोस्टमैन खुला। और मैं काम करता हूँ यहाँ पे, मैं डेमो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लस मैं एक ब्लैंक कलेक्शन बना लेता हूँ। वेर इट गॉज बॉस, एक न्यू कलेक्शन आ गया। कलेक्शन में लिख देता हूँ स्प्रिंग बूट डेमो, ओके, स्प्रिंग बूट क्रड डेमो। इस क्रड डेमो में मैं एक ऐड रिक्वेस्ट करता हूँ, जो कि होगा यहाँ से पोस्ट। मैं सबसे पहले देखिए यहाँ से देखिए, अगर आप देखें तो देखिए क्या हुआ है, टेबल बना है ना, टेबल बना है, राइट। तो क्रिएट टेबल हो गया होगा। इसका मतलब जब अगर आप डेटाबेस में चलेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो इसमें देखिए टेबल्स में अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो टेबल देखिए एम्प्लॉय डिटेल्स बन गया कि नहीं बन गया, देखिए। और एम्प्लॉय डिटेल्स सीक्वेंस की बना है, जो हमने ऑटो जनरेशन स्ट्रेटजी यूज करा है उसके लिए, ठीक है। खैर वो देखिए एम्प्लॉय डिटेल्स बन गया, EID, DPT, ईमेल, नेम, सैलरी, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा अपना, तो यहाँ पर लिखिए HTTP localhost:8080/, उसके बाद देखिए कंट्रोलर लेयर में आइए, अपना कंट्रोलर क्लास में क्या लिखा हुआ था रिक्वेस्ट पर, API/employee, यहाँ से बॉडी में जाइए, यहाँ दीजिए रॉ, ओके। और यहाँ पे आपको देना है JSON डेटा। यहाँ से मेक श्योर करेंगे कि आपको JSON डेटा देना है। कैसे? आप इस ऑब्जेक्ट टाइप बनाइए इस प्रकार से कुछ, और देखिए यहाँ लिखिए सबसे पहले ID तो आपको देना नहीं है, नेम से शुरू करिए। हमने कहा नेम, ओके, नेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अमित कुमार, कॉमा जो आपका प्रॉपर्टी नेम था उसमें एंटिटी में। ईमेल मैं डाल देता हूँ amit@gmail.com, देन कॉमा, देन हमारे पास था सैलरी, देन यहाँ पर मैं डेटा फ्लोट था ना हमारा, तो मैं इस प्रकार से डाल देता हूँ, चलिए, ओके। देन यहाँ पे और क्या था, डिपार्टमेंट, DPT, यहाँ से देखिए एंटिटी में आ जाइए, एम्प्लॉई एंटिटी। ID तो हमें डालना नहीं है, नेम, ईमेल, सैलरी, डिपार्टमेंट। सो हम लिख देंगे डिपार्टमेंट, यहाँ पे लिख देते हैं मान लीजिए :IT, कुछ इस प्रकार से हमने लिख दिया, ओके, यहाँ कॉमा लगा करके। अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे सेव सेंड पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने सेंड पर क्लिक करा तो क्या हो रहा है, लिख रहा है नॉट फाउंड, क्योंकि /employee API/employee जो है वो बस इसको फाउंड कर रहा है ना, समझ गए। अब इसको खाली कहाँ गया, कंट्रोलर में चलिए, इसको रिक्वेस्ट मैपिंग को, बट आपका रजिस्टर ये है ना पोस्ट मैपिंग, तो यहाँ पे पोस्ट मेक श्योर करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रजिस्टर। अब ये देखिए जब आप इसको हिट करेंगे तो ये देखिए रिटर्न हुआ नहीं एंटिटी, 200 ओके रिटर्न हो के आया कि नहीं हो के आया। तो ये एंटिटी, क्या ये डेटा सेव हो गया होगा, चेक करिए, इसको रिफ्रेश करिए, देखिए क्या यहाँ पर एक एंटिटी दिखाई दे रहा है, यस सर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से अब अगर आप दूसरा आपको सेव करना है, लेट से मैं
यहाँ पे प्रिया राज कर देता हूँ, प्रिया राज, ओके, priya@, ओके, इसको लिख देते हैं IT नहीं, इसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट कर देते हैं, सैलरी 50,000, सेंड इट। देखिए ID 2 जा कर के सेव हो गया। देखिए वो ID भी रिटर्न हो रहा है क्योंकि ID आप सेट नहीं कर रहे हैं पर वो ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है ना। यस, तो अकाउंट्स प्रियाराज 50,000 आ गया ना। इस प्रकार से डेटा आ गया, ठीक है। अगर आप एक और डेटा सेव करना चाहें, लेट्स से प्रेम राज, प्रेम, अगेन मैं इसको लिख देता हूँ IT डिपार्टमेंट, ओके, 1 लाख, सेंड इट, सी 200, ओके। अगेन जो आपका रिटर्न टाइप था वो एंटिटी था, तो वो एंटिटी सेव्ड एंटिटी दिखाई भी दे रहा है। और अगर आप वापस इसको रिफ्रेश करें टेबल को, तो देखिए इसमें एक और प्रेम का भी डिटेल्स आ गया। उसी प्रकार से अगर आपको गेट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिखेंगे ऐड रिक्वेस्ट, ओके, और लेट से आपको गेट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले कॉपी यहाँ कर देते हैं पेस्ट, ओके, यहाँ कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ से इस एम्प्लॉई के रजिस्टर के जगह आपको क्या करना है, बेस URL वही रहने देना जो है। बाकी आपका जो कंट्रोलर में है मेथड्स का डायरेक्ट उसको चेंज कर देना है। कोड में आइए, कंट्रोलर में आइए, रजिस्टर की जगह क्या करना है, गेट एम्प्लॉई, और फिर स्लैश करके ID पास करना है। तो लिखिए गेट डैश एम्प्लॉई, मेक श्योर करेंगे ये सब सही होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि जिसकी ID 1 है उसका डिटेल्स ले आऊँ, तो 1 लिखा मैंने। अगर मैं सेंड करूँगा गेट रिक्वेस्ट, देखिए मेरे को डिटेल्स मिल रहा है। उसी प्रकार से मैं अगर यहाँ पे जिसकी ID 3 है उसको देखना चाहूँ, गेट करूँगा तो देखिए 3 आया। अगर मैं चाहता हूँ कि 2 है तो 2 का डिटेल्स आया ना। उसी प्रकार से न्यू, अगर मैं इसको कुछ अपडेट करना चाहूँ तो ऐड, अगेन मैं करता हूँ, ओके, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ये फिर से मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, वही सेम चीज़, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ये लास्ट वाला चेंज करना है ना। तो अगर मैं चाहूँ अपडेट करने के लिए, पहले अपडेट करते हैं फिर करेंगे कुछ काम और। अपडेट स्लैश एम्प्लॉई, देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पोस्ट में बदलिए या पुट में, है ना, पुट, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लग रखा है पुट, तो पुट मैपिंग। यहाँ पे हमें क्या करना है, एम्प्लॉई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपडेट डैश एम्प्लॉई, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपडेट डैश एम्प्लॉई। अब यहाँ पे बॉडी आपको देना है, तो जो अपडेट करना है यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि मुझे ये सारा डेटा मैं कॉपी पेस्ट वापस करता हूँ, गो हियर, गो टू लास्ट वन, और बॉडी रॉ, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जेसॉन। अब इसमें देखिए प्रेमराज का जो इनिशियल सैलरी था, जो फर्स्ट टाइम जो हमने सेव करा था उसमें 1 लाख है, ठीक है। मैं इसको 5 लाख कर देता हूँ। तो मैं अगर 5 लाख करना चाहता हूँ तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 5 लाख कर दूँगा, ठीक है। और देखिए प्रेमराज, ठीक है, जो भी आपका डिपार्टमेंट IT ये है ना, यहाँ से आपको क्या करना है बताइए, क्या आपको यहाँ से ID पास करनी होगी? यस बॉस, आपको ID पास करनी है। तो मैं यहाँ पे ID ज़रूर पास करूँगा, और ठीक है ID में लिख दूँगा यहाँ पे 1, ठीक है, ये डेटा कि 1 या क्या ID था बताओ बॉस, ID क्या था भाई, ID 3 है, वरना पूरा डेटा चेंज हो जाता, ID 3 है। तो मैं लिख दूँगा ID 3, और यहाँ से डेटा दे दूँगा सेंड। जैसे ये सेव करूँगा, देखिए 200, ओके। अब यहाँ से 5 लाख हो गया, देखिए। तो यहाँ पे डेटाबेस में यहाँ पे चेंज करिए, देखिए क्या डेटाबेस में चेंज हो गया, 5 लाख, यस बॉस। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि मुझे फिर से ये, मैं ईमेल हटा देता हूँ, मैं नेम हटा देता हूँ, मैं ईमेल हटा देता हूँ, मैं IT भी हटा देता हूँ, सिर्फ सैलरी पास करता हूँ, इस बार 6 लाख पास करता हूँ, तो क्या अभी भी अपडेट होगा? एक बार करके देखिए क्या होएगा। आप देखिए नल चला गया ना। तो अपडेट करने का एक और इससे भी बेटर तरीका होता है, क्योंकि आप उसको अपडेट बाय ID करेंगे ना, बट देखिए ये सारा डेटा डिफ़ॉल्ट नल चला गया, राइट। तो आपको ये तो करना नहीं है, इसलिए आपको पूरा डेटा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने टाइप में ही क्या बनाया था, हमने यहाँ से टाइप में ही क्या बनाया था कि जो अपडेट करना है उसके लिए क्या ज़रूरत है, एम्प्लॉई की पूरी एंटिटी। तो इसको इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है, जो हम बताएंगे आगे किसी और वीडियो में, बात करेंगे डिटेल में स्प्रिंग डेटा JPA में, राइट। खैर अभी इसको फिर से वापस से ठीक कर देते हैं अपडेट करके। तो जो नल था वो अपडेट हो गया होगा वापस से। जगह अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो
देखिए अब फिर से वही चीज़ आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो नल दिखा रहा था इसका मतलब वहाँ नल हो गया होगा, और फिर जब हमने अभी चलाया तो अपडेट भी हो गया होगा। तो पुट चला। उसके बाद अगर आपको सारा डेटा एक ही साथ चाहिए तो अगेन आपको गेट करना है ना। मैं एक और यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, ऐड रिक्वेस्ट। ओके, ऐड रिक्वेस्ट करिए। और अरे ये नीचे ऊपर हो गया बॉस, अच्छा इसको मैंने यहाँ आ जाओ बॉस, ये वाला है ऐड 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 अपडेट का है, ये गेट का है राइट। इसको कॉपी करिए, गो टू बिलो वन, यहाँ ये आपको ऑल एम्प्लॉयज़ को गेट करना है ना। क्या लिखा हुआ था यहाँ पे कंट्रोलर में, उसका पुट मैपिंग में, या सॉरी गेट मैपिंग में ना, यस गेट ऑल एम्प्लॉई। तो मैं क्या करूँगा, API एम्प्लॉई स्लैश गेट डैश ऑल डैश एम्प्लॉई। जैसे मैं ये करूँगा, देखिए सारा एम्प्लॉई का डेटा आ गया, देखिए आ रहा है तीनों एम्प्लॉई का डेटा। यस बॉस, तो तीनों एम्प्लॉई का डेटा भी आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये API काम कर रहा है मस्त। लास्ट है डिलीट करने का एक तो मैं करूँगा ऐड रिक्वेस्ट, मैं इसमें लिख दूँगा, पेस्ट कर दूँगा, हमें डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए कहाँ चलाना था बॉस, सो यहाँ से आइए, लिखना था डिलीट डैश एम्प्लॉई। तो अगर आप लिखना चाहें यहाँ पे कि बॉस यहाँ जाइए, लिखिए डिलीट डैश एम्प्लॉई स्लैश, अब आप एम्प्लॉई ID पास कर दीजिए, किसको डिलीट करना है। लेट्स से मुझे 2 को डिलीट करना है। ओके 2, तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। अगर मैं सेंड कर देता हूँ, ओके देखिए मेथड नॉट अलाउड लिख रहा है, क्योंकि मैंने गलत मेथड पास कर दिया। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंट्रोलर में @delete मैपिंग यूज हुआ है, और यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, गेट, तो गलत है ना। इसलिए ध्यान रखना है कि जो मैचिंग है वही हमें मेथड पास करना है। तो डिलीट पास करेंगे, 2 हमने लिखा है, यहाँ पे हिट कर देंगे, ओके आ गया। देखिए क्या वाकई में डिलीट हो गया होगा 2, देखिए इसको रिफ्रेश करिए, क्या 2 ID डिलीट हो गया, 2 वाला डेटा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। आई थिंक हो गया, क्या हो ही गया ना यार बस। सो आई होप आप समझ पाए होंगे इस वीडियो में कि CRUD ऑपरेशन हम कैसे करते हैं स्प्रिंग बूट डेटा JPA में और स्प्रिंग बूट में। तो ये काफ़ी एक छोटा सा एग्जाम्पल, रियल टाइम एग्जाम्पल, आपको इसका इंसाइट मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ आएँ, ऐसी प्रैक्टिकल्स और भी आएँ और उसको इन डिटेल कवर किया जाए, या आप स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज का पूरा इन डेप्थ कोर्स चाहते हैं, तो वो अगर मैं लेकर के आऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ कमेंट करिए। 100 से ऊपर कमेंट्स आता है तो मैं देखता हूँ आगे हमें कौन सी वीडियोज़ और बनानी है इससे रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, एंड मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।